Okay. Hello, good evening. Please mark your attendance. Is my voice clear? Okay, thank you. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक बार वो भी बता दीजिए कि स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रहा है। Okay, is the screen visible? परफेक्ट। कल हमने यहाँ पे पहले 5 क्वेश्चंस किए थे फ्रॉम द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज चैप्टर 8 ऑफ योर साइंस पार्ट 2। तो उसमें से हमारे पहले 5 क्वेश्चंस तो हो चुके थे, उसके बाद वाले जो 10 क्वेश्चंस है वो हमें डिस्कस करने हैं। उसके बाद हम 9th और 10th चैप्टर की ओर जाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ, मैंने आपको एक छोटू सा होमवर्क दिया था कि जो क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, विच न्यू स्पीशीज ऑफ राइस हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया। तो जैसे इसका आंसर अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर है भूपेश। मैंने आपको कहा था और 2 वैरायटीज है विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। आपने उनके नाम देखे क्या है? यस, वेरी गुड राजदीप। और एक है परफेक्ट। तो भूपेश, राजदीप और ध्रुवा, ये 3 वैरायटीज है विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। जैसा कल हमारे साथ हुआ कि हमने वी टेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन एज गोल्डन राइस, एंड दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि हमने गोल्डन राइस के बारे में ही सिर्फ सुना होता है। तो ये 3 वैरायटीज के नाम आप याद रखिए, एक भूपेश, राजदीप और ध्रुवा। ये 3 वैरायटीज है जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है। तो इनमें से कुछ भी आपको एग्जाम में आ सकता है। जैसे अभी मैंने अभी मैंने क्वेश्चन में भूपेश दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी भूपेश का ही नाम हो, या इट कैन बी राजदीप और ध्रुवा। ओके, तो इसलिए अच्छे से याद रखिए ये चीजें। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर पायोनियर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? ओके, ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ए एंड बी। ओके, तो 2 लोगों के 2 अलग आंसर्स आए हैं। तो एक बार आप भी चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आपको ज्यादा सही लग रहा है, ए या बी। ओके, इफ यू आर श्योर कि दोनों साइंटिस्ट के नाम उसमें है, तो दोनों का मेंशन करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी, इन विच व्हाट वी आर ट्राइंग टू से बोथ ए एंड बी। राइट, तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। ओनली ए या ओनली बी नहीं है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलाउग बोथ हैड देयर कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन रिवोल्यूशन। Okay, so now next question. The biotechnological technique used in forensic science laboratories, paternity testing is done with the help of। अभी जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक कौन सा है जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है फॉर पैटर्निटी टेस्टिंग? उसका आंसर क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन थेरेपी, क्लोनिंग, या बोथ ए एंड सी। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और क्लोनिंग, ये दोनों चीजें यूज की जाती है क्या? तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर है इसमें? यस, आपने पढ़ा होगा कि कुछ ना कुछ तो रिलेटेड विथ फॉरेंसिक साइंसेस, उसमें पैटर्निटी टेस्टिंग मतलब क्या, चिल्ड्रन का फादर या मदर जिनका भी कोई टेस्ट हो कि किसका बच्चा है, क्रिमिनल केसेस में हो या किसी भी केस में, ये जो टेस्टिंग होता है जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी से कनेक्टेड है, उसमें इनमें से कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? यस, द करेक्ट आंसर इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। जीन थेरेपी जो होता है वो थेरेपी है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनको ट्रीट करने के लिए जाने वाली जो चीज होती है
उसे जीन थेरेपी बोलते हैं। तो बी इज परफेक्टली रॉन्ग आंसर। देन ऑप्शन कम्स सी, क्लोनिंग। तो क्लोनिंग भी कुछ अलग तरीका है, वो पैटर्निटी टेस्टिंग में क्लोनिंग का यूज नहीं किया जाता। ओके वो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक जरूर है, लेकिन पैटर्निटी टेस्टिंग में वो यूज नहीं होता। पैटर्निटी टेस्टिंग, क्रिमिनल सीन्स पे अगर किसी का डीएनए मिलता है तो वो आइडेंटिफाई करना है। तो इन सारी चीजों के लिए, मतलब दो पर्सनैलिटीज को मैच करना हो, क्या ये सेम इंसान ही है, ये देखने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। जैसे हमारा थंब का इम्प्रेशन होता है, फिंगरप्रिंट। ओके तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब एक इंसान का डीएनए सिर्फ उसी से मैच करता है और दूसरे किसी से नहीं मैच करता, राइट। तो इसलिए ये नाम है उस टेक्निक का। तो क्रिमिनल सीन पे क्राइम आइडेंटिफाई करने के लिए, क्रिमिनल आइडेंटिफाई करने के लिए या पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए बायोटेक्नोलॉजी का जो टेक्निक यूज किया जाता है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके नाउ नेक्स्ट, डैश डैश कैन एब्जॉर्ब आर्सेनिक फ्रॉम सॉइल। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है या फंगाई है, वॉट एवर इट इज, की जो आर्सेनिक एब्सॉर्ब करता है। यस करेक्ट, टेरिस बिटाटा। वेरी गुड। इकोलाई, इकोलाई कहाँ पे मिलता है हमें? कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। जैसे कि अभी ये आर्सेनिक सॉइल से ले रहा है, तो टेरिस बिटाटा उसका रहने की जगह तो सॉइल ही होगी। इस्चेरिशिया कोलाई की भी रहने की जगह कल के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। तो याद है आपको कि कहाँ पे होता है? मैंने ऐसा भी आपको बताया था कि उसका नाम कैसे डिराइव हुआ है, वो कोलाई जो है उसके नाम में, वो कहाँ से आया है। इस रेफरेंस में कुछ याद आ रहा है? यस ओके। सो ई कोलाई की रहने की जगह होती है इंटेस्टाइन, हेल्दी और गुड माइक्रोफ्लोरा ऑफ आवर बॉडी, उसमें एक इकोलाई का कंट्रीब्यूशन रहता है विच इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, और प्रोबायोटिक्स के थ्रू वो दिया भी जाता है हमें। ओके अजोटोबैक्टर का कौन से स्पेशल कैरेक्टर हमने कल डिस्कस किया था? वहां पे ऑप्शंस में ये भी चीजें हैं, तो उनका भी आपको याद करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में मैंने अजोटोबैक्टर ऐसा दिया है। अजोटोबैक्टर तो करेक्ट आंसर, तो टेरिस विटाटा हो गया हमारा, वो तो क्लियर है। बाकी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको क्या क्या पता है, वो थोड़ा सा एक बार दिमाग में भी रिवीजन कर दीजिए और उस हिसाब से आंसर कीजिए। अजोटोबैक्टर में कुछ पता है आपको? कल ही हमने देखा है अजोटोबैक्टर का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कहाँ पे यूज किया जाता है, वो कौन सी इंडस्ट्री में? यस दैट इज प्रेजेंट देयर इन सॉइल, करेक्ट। और उसका काम क्या होता है? कल हमने एक एप्लीकेशन देखा था अजोटोबैक्टर का, अगर आपको याद होगा तो। फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, याद है? अजोटोबैक्टर और नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये एक अजोटोबैक्टर। तो हमने उसमें ऐसे भी देखा था कि फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दो अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और राइजोबियम ये एक अलग चीज है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस विच कॉजेज न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे ही एक बैक्टीरिया का नाम है, इसलिए ऐड कर दिया है ऑप्शंस में। ओके सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज टेरिस बिटाटा। Now, production of replica of any cell or organ or entire organism is called gene therapy, cloning, stem cell or none of the above. कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है आपको? वेरी गुड, करेक्ट, क्लोनिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, phenyl ketonuria is treated with the help of somatic cell gene therapy, cloning, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इनमें से कोई नहीं। 10th क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है?
फिनाइल कीटोन यूरिया इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ, ओके, जीन थेरेपी, करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। अगर आपको यहाँ पे ऐसा होता है कि आंसर याद नहीं है एग्जैक्ट इनमें से क्या आ रहा है, तो जैसे हमने कल के एक क्वेश्चन के लिए डिस्कस किया था कि गलत ऑप्शन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमने सुना पहले। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नॉट अ थेरेपी, इट इज ओनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस और डिटेक्शन ऑफ एनीथिंग, राइट। उसका कोई बीमारी ठीक करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं यूज करते हैं, किसी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए या किसी इंसान को ढूंढने के लिए फॉरेंसिक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है। तो यहाँ पे तो ट्रीटमेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कट हो जाएगा। उसके बाद आता है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग में हमने पहले ही उसकी डेफिनेशन दे दी है कि किसी भी चीज का रेप्लिका तैयार करना हो तो उसमें क्लोनिंग यूज किया जाता है। तो अब फिनाइल कीटोन्यूरिया में तो उसका यूज नहीं है, जो रह जाता है ऑप्शन दैट इज सोमैटिक सेल थेरेपी। तो अभी यहाँ पे आप और एक चीज कंफ्यूजिंग कैसे हो सकती है कि क्या सोमैटिक सेल जीन थेरेपी आंसर होगा या नन ऑफ द अबव होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक और हिंट यूज कर सकते हो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया किस चीज से होता है, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, तो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर यू ट्रीट करने के लिए देर इज ओनली वन ऑप्शन एंड विच इज जीन थेरेपी। वो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट देना है उससे, तो जीन थेरेपी का ही ऑप्शन है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा उस केस में। ओके, नाउ methods like artificial insemination and embryo transplant are mainly used for improving quality of animal product, improving the quantity of animal products, both A and B or none of the above। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है, ये सारी चीजें कहाँ पे यूज की जाती है? बाद में बताती हूँ। 8th और 9th का आंसर जो आपको चाहिए, हम लोग पूरा ये पीपीटी पहले खत्म कर देते हैं 15 क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 8th और 9th का आंसर। ओके, पहले ये 11th का आंसर कर दीजिए अभी कि मेथड्स लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज्ड फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी या किस चीज के लिए यूज किया जाता है? बोथ ए एंड बी, करेक्ट। क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों इंप्रूव होने के लिए ये चीजें यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द रिवोल्यूशनरी इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग। तो क्लोनिंग के बाद ऐसा कौन सा रिवोल्यूशनरी इवेंट हुआ है बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, सॉरी? यस, वेरी गुड, स्टेम सेल थेरेपी, और जो कोई भी स्टेम सेल की स्टेम सेल टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Government of India has encouraged the dash for improving the productivity by launching NKM16। तो people for encourage the people for pisciculture, encourage people for agriculture, vermiculture या कुछ भी नहीं इनमें से। तो ये जो कुछ NKM16 ये है वो किस चीज के लिए है? पिसिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या वर्मिकल्चर के लिए? पिसिकल्चर, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। और पिसिकल्चर किस चीज से कनेक्टेड है? पिसिकल्चर मतलब किस चीज का कल्चरिंग? फिशेस, परफेक्ट। और एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए पूछ लेती हूँ, एपीकल्चर मतलब किसके लिए होता है? ये भी आपके टेक्स्ट बुक में है एपीकल्चर नाम का कुछ? हनी बीज, वेरी गुड।
और वर्मी कल्चर? परफेक्ट, वेरी गुड। और NKM16 का फुल फॉर्म याद है? ये जो दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, प्रोडक्टिविटी बाय लॉन्चिंग NKM16, वेरी गुड, नील क्रांति मिशन 2016। तो बिकॉज इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2016, वो 16 नंबर है। परफेक्ट। मैं ये क्यों आपको सवाल पूछ रही हूँ लेक्चर में, ये इसलिए है कि जो 15 क्वेश्चन हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो वैसे के वैसे आपके एग्जाम पेपर में नहीं आने वाले। ये कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, आपको वो क्वेश्चन का रेफरेंस लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ, कल के लेक्चर में भी मैंने ये बताया था, आज भी फिर से इसीलिए बता रही हूँ। कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एपीकल्चर क्या होगा, फिर वर्मी कल्चर क्या होगा, पिसिकल्चर का मतलब क्या है, NKM16 का फुल फॉर्म क्या है। गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक एंड रीड ऑल दीज थिंग्स। ओके, जैसा आप लोग थ्योरेटिकल पेपर के लिए पढ़ते हो वैसा सिर्फ पढ़ना यहाँ पे काफी नहीं है। हर एक चीज बारीकाई से आपको याद रखनी जरूरी है इस एग्जाम के लिए। ओके, तो कोई भी आप जब भी रिवीजन करोगे, वीडियो लेक्चर सुनोगे, तो ये चीज करते रहिए कि सवाल है आपके सामने, सवाल का जवाब आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वेरी गुड, उसके साथ साथ बाकी के ऑप्शंस का क्या है, उनका कुछ संबंध हमारे टेक्स्ट बुक से है क्या, वो चेक कीजिए, और वो क्या संबंध है वो भी देख लीजिए। Okay, now coming to next question. Interleukins are used in the treatment of cancer, viral infection, diabetes या anemia. Perfect, cancer. वायरल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है? दैट इज इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज एंड इरिथ्रोपोएटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। यहाँ पे सही जवाब है कैंसर। Okay, now last question. Hydroponics is soil-less farming, use of biofertilizers in farming, use of ample amount of soil or none of the above. तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? Is it soil-less farming? Is it use of biofertilizers in your farming, or ample amount, that is sufficient amount of soil, a large amount of soil is used for farming, और इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है? ओके, व्हाट इज योर आंसर? या पता नहीं है किसी को भी? यस, करेक्ट, सॉइल लेस फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब वाटर का यूज करके, हाइड्रा वाटर, तो इस चीज में वो जाता है। सो सॉइल लेस फार्मिंग इज द करेक्ट आंसर। बाकी के जो है वो ऐसे ही मैंने डाल दिए हैं, उन ऑप्शंस को कोई लॉजिक नहीं है। ओके, सो या किसी को कौन से आंसर चाहिए थे? 8th और 9th क्वेश्चन का ना? So for 8th, the correct answer is Teres vitata, और जो 9th है उसका आंसर है प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका क्लोनिंग। डिडंट गॉट इट मैम, ऐसा आपने लिखा है, आपको एग्जैक्ट 15th क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लास्ट। ओके, सो हाइड्रोपोनिक्स मैं आपके साथ क्या करती हूँ, टेक्स्ट बुक में से ये शब्द शेयर करती हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे, टेक्स्ट बुक में देख लेती हूँ कहाँ पे है। यस, ओके, आपको टेक्स्ट बुक अभी दिख रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट करती हूँ, इन सॉइल फार्मिंग दैट इज इन सॉइल लेस फार्मिंग, सॉरी, इन सॉइल लेस फार्मिंग दैट इज हाइड्रोपोनिक्स, लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। ओके, तो मैंने सवाल ऐसा पूछा था कि व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, और हाइड्रोपोनिक्स में मेनली क्या होता है? तो
वहां पे ऐसा है कि सॉइल लेस फार्मिंग, ये उसका मीनिंग है, और उसमें लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन जो मैंने दिया था दैट वाज यूज ऑफ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, तो वो भी गलत ही है। और जो तीसरा ऑप्शन था वो तो कुछ लॉजिकल था ही नहीं कि बहुत ज्यादा सॉइल यूज करेंगे, आइदर यू कैन यूज बहुत ज्यादा सॉइल और सॉइल लेस फार्मिंग, तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोपोनिक्स इज इक्वल टू सॉइल लेस फार्मिंग। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से किसी भी एक लाइन को लेके क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है जो आपके एक्सरसाइज में हो, मतलब चैप्टर के नीचे जो क्वेश्चंस हो उनमें से ही कुछ आ जाए। चैप्टर में कहीं पे भी आपके टीचर्स को मिलेगा कि कुछ भी उठा के आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, इसलिए आपको तैयारी ऐसी करनी है कि पूरा चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, कोई भी हो। और ऑप्शन आप नहीं रख सकते कि ये चैप्टर मुझे नहीं जम रहा, मैंने ऑप्शन के लिए डाल दिया, ये ऑप्शन अभी आपके पास नहीं है, आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। ओके, सो हम लोग फिर से प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। अभी ये दोनों चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए हैं, दोनों चैप्टर्स आपको समझ में आ गए? सेवेंथ और एट्थ में कुछ डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो अभी हम लोग नाइन्थ और टेंथ चैप्टर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो नाइन्थ चैप्टर है आपका, वो है सोशल हेल्थ। उसके ऊपर कुछ अभी जब मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि सेवेंथ और एट्थ के चैप्टर के कंपैरिजन में ये दोनों चैप्टर्स थोड़े इजी है। थोड़े इजी मतलब आपको इनके आंसर्स देना थोड़ा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जनरलाइज टॉपिक है ये। बहुत कुछ ऐसा जैसे हमने सेवेंथ में देखा था कि ये बैक्टीरिया का ये यूज है, या फिर ये प्रोडक्ट के लिए ये बैक्टीरिया यूज किया जाता है, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं और आपको आंसर पता होगा या नहीं पता होगा, ऐसी चीजें इन दो चैप्टर्स में नहीं है। कंपैरेटिवली इजियर चैप्टर्स है ये दोनों। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, अगर आपको डर लगता है कि साइंस 2 में मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, नहीं हो रहा मुझसे, तो ऐसे इजियर चैप्टर से स्टार्टिंग कीजिए आपके पढ़ाई की, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं मैं कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत तो। क्योंकि इनमें कैसा है, जो हमारे कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और उनके हिसाब से आपको आपके जवाब फ्रेम कर सकते हो खुद ही। ओके, तो हम लोग इनमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। तो सोशल हेल्थ, सोशल ट्रीटमेंट, सोशल सेफ्टी और नन ऑफ द अबव। यस करेक्ट, सोशल हेल्थ। तो अभी आप भी देख सकते हो कि इनके आंसर्स करना आपको इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। अगर आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा भी नहीं है तो भी थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके आप ये आंसर कर पाओगे। ओके, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, चैप्टर दोनों अच्छे से पढ़ने ही है, फिर भी इजियर चैप्टर है। नेक्स्ट सेकंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ? एडिक्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, बोथ बी एंड सी। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है इन तीन चीजों में से जो आपकी सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है? राइट, एडिक्शन। एडिक्शन मतलब किसी चीज की लत लगना, राइट? तो ड्रग एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल एडिक्शन हो सकता है, टोबैको एडिक्शन, ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई है। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है दैट इज फैक्टर विच इज यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग योर सोशल हेल्थ। तो उनमें बाकी के दो ऑप्शंस आते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेगुलर एक्सरसाइज। इन दोनों चीजों से आपकी जो सोशल हेल्थ है दैट विल बी इम्प्रूव्ड एंड नॉट डिस्टर्ब्ड। Next, spending several hours on cell phones is not an addiction and it does not disturb social health. Is it true or false? It is false, right? Spending several hours on cell phone is an addiction and it can destroy your social health. Very good. Coming to next question, जो लोग आंसर्स देने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड। जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको भी आंसर्स
देने की कोशिश कीजिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि आपको आंसर पता ही नहीं है तो थोड़ा ट्राई कीजिए कि आप टेक्स्ट बुक में फिर से एक बार पढ़ रहे हो ये चीजें। ऐसे मत करो कि लेक्चर में हो गया और मैंने छोड़ दिया, 1 घंटा कैसे तो बीत गया, खत्म हो गया। ऐसा मत कीजिए। इफ यू डोंट नो द आंसर यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, क्योंकि जैसे मुझे आंसर्स मिल रहे हैं और आंसर करेक्ट है तो मैं उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी मेरा। ओके, आई अज्यूम दैट कि मुझे 5-6 आंसर्स आ गए, इसका मतलब क्लास में जो 25 बच्चे हैं उनको सारों को ये आंसर पता होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। अगर ऐसा होता है कि आपको नहीं पता है तो आप चैट बॉक्स में मुझे डाउट पूछ लीजिए, टेक्स्ट बुक में जाके पढ़ लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट वैसा का वैसा ही मत छोड़ दीजिए। Okay, now next, misuse or illegal sale of the written literature, software, photos, videos, music, etc. of others by obtaining from internet is called as cybercrime, hacking of information, piracy, or none of the above. Piracy, very good. ओके, अभी जैसे एक ने किसी ने ए ऑप्शन बताया साइबर क्राइम, सो दिस इज इंक्लूडेड अंडर साइबर क्राइम, करेक्ट, बट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, ये जो पूरी की पूरी डेफिनेशन जैसी की जैसी बताई गई है, दैट इज ओनली फॉर पायरेसी। ओके, साइबर क्राइम ये बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें और सारी चीजें ऐड होती है, ये हैकिंग वगैरह सब कुछ साइबर क्राइम में ही आता है, तो इसलिए मोस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव विल बी पायरेसी। अगर यहाँ पे पायरेसी नहीं होता, साइबर क्राइम, हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और दो ऑप्शंस कुछ अलग ही होते तो साइबर क्राइम सही जवाब होता, लेकिन अगर पायरेसी है तो योर करेक्ट आंसर विल बी ओनली पायरेसी, क्योंकि ये स्पेसिफिक डेफिनेशन सिर्फ पायरेसी के लिए यूज की जाती है, साइबर क्राइम के लिए नहीं। ओके, पायरेसी इज अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। नेक्स्ट, which of the following are diseases endangering social health? Diabetes, syphilis, AIDS, both B and C. अभी ये थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में 3 डिसीजेस का मेंशन किया गया है कि जो 3 डिसीजेस ऐसे हैं विच एंडेंजर योर सोशल हेल्थ, तो उनमें से 2 तो आपने सही जवाब दिया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सिफिलिस और एड्स ये दोनों चीजें हैं, और उसके साथ साथ तीसरा डिसीज कौन सा है, याद है किसी को टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ? आपके टेक्स्ट बुक में 3 डिसीजेस के नाम दिए हैं विच आर देयर फॉर एंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ। यस, या तो यू कैन चेक इन योर टेक्स्ट बुक, और अगर आपको याद है तो यू कैन राइट दैट इन द चैट बॉक्स। ओके, हियर द करेक्ट आंसर इज ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब करेक्ट आंसर मतलब और जो एक है वो। ओके, लेप्रेसी कैन ऑल्सो, आपको क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब अभी इसमें थोड़ा जितना एक्सप्लेन कर सकती हूँ करती हूँ, आपको अगर उसमें से भी कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए। देखिए, अब ये जो सवाल है ना, ये कैसा है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टिक विद द टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक में कौन से डिसीजेस दिए हैं, तो वो डिसीजेस का जिक्र हमारे आंसर में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उस हिसाब से जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसमें कौन से डिसीजेस है वो आपको चेक करने होंगे, जो आपकी सोशल हेल्थ, मतलब सोशल हेल्थ में अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन से डिसीजेस के नाम दिए गए हो, वो थोड़ा चेक कीजिए टेक्स्ट बुक में, और उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। पेज नंबर 104 पे ये चीजें बताई गई है। ओके,
तो ये चीजें ऐसी है कि जो आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में चेक करना होगा कि क्या क्या बताया है और उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा. इन दिस केस करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी. Okay, now which of the following are physical problems arising due to excessive use of mobile phones? तो मोबाइल फोन का अगर हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो इनमें से क्या क्या होता है? करेक्ट. हियर ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. टायर्डनेस, हेडेक, जॉइंट पेन, तीनों चीजें होती हैं. तो आप लोग भी देख सकते हो कि इसमें से जो क्वेश्चंस है वो ऐसे नहीं है कि आपको कंपलसरी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़े. ये हम लोग भी कभी कभी ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर लेते हैं. पढ़ाई के लिए भी किया होगा तो भी चलेगा, तो लेकिन तो भी ये प्रॉब्लम तो अराइज होंगे ही. जैसे बहुत थकान महसूस होती है, बार बार वो हमारे आंखों के सामने अगर फोन रहेगा तो हेडेक, तो जैसे आंखों को तकलीफ होती है हेडेक स्टार्ट ही हो जाता है. और हम लोग एक ही पोजीशन में फोन देखते रहते हैं तो इसलिए जॉइंट पेन. थोड़ा सा ऐसे भी आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्टिविटीज अंडर द jurisdiction ऑफ cyber crime laws? Hacking of information, piracy, both A and B, या none of the above? Correct. In this case, the correct option is both A and B. Hacking of information and piracy are both involved in the jurisdiction of cyber crime laws. ओके तो जैसे मैंने वहां पे उस क्वेश्चन के लिए कहा था पायरेसी के इंफॉर्मेशन के टाइम में, साइबर क्राइम के अंडर ये चीजें आती है, हैकिंग, पायरेसी और जो भी कुछ होगा वो. स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर होगी तो उसका स्पेसिफिक आंसर दीजिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप मे कॉज साइबर क्राइम? फेसबुक, व्हाट्सएप, बोथ ए एंड बी और नन? ऊपर से कोई भी ऑप्शन नहीं. सो ट्राई टू आंसर फॉर 8th क्वेश्चन ऑल्सो. सी अगेन बोथ ए एंड बी. अभी यहाँ पे देखिए ऐसा है कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको आंसर फेसबुक दिया गया है. ओके एक वर्ड ग्रिड है आपका टेक्स्ट बुक में, वर्ड पजल है जिसमें ये फेसबुक का आंसर ऐसे आता है, कौन सा ऐप साइबर क्राइम कर सकता है. तो साइबर क्राइम के लिए हर एक ऐप रिस्पॉन्सिबल होता ही है कहीं ना कहीं. ईमेल्स हो गए, व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम होगा, जो भी सारे ऐप्स है दे आर ऑल प्रोन टू साइबर क्राइम इफेक्ट. ओके तो इसलिए कोई भी ऐप का नाम अगर आपके एग्जाम में आएगा आपके सामने तो वो आएगा ही वहां पे. ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक में सिर्फ फेसबुक दिया है मतलब सिर्फ फेसबुक ही हो. ठीक है, फेसबुक एक एग्जाम्पल के तौर पे और वो सिर्फ वर्ड पजल में उसका आंसर स्पेसिफिक एग्जाम्पल आया है. बट व्हाट्सएप कोई भी ऐप हो आपका तो वो इट इज प्रोन फॉर साइबर क्राइम. ओके देखिए किसी ने सवाल पूछा है कि व्हाट्सएप का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. तो हमने ऐसे एक चीज पायरेसी के बारे में देखी, राइट. पायरेसी मतलब क्या कि किसी का फोटो, मूवी, वीडियो इनका गलत इस्तेमाल करना, इनको लेके अपना है ऐसे दिखाना या कोई भी गलत इस्तेमाल करना. तो व्हाट्सएप पे हम लोग बहुत सारे फोटोज भेजते रहते हैं, हमारा खुद का एक डिस्प्ले पिक्चर होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है. सो दैट इज ऑल इंक्लूडेड अंडर साइबर क्राइम. तो इसलिए कोई भी ऐप आप इंटरनेट पे कुछ भी करते हो तो दैट इज एवरीथिंग इज प्रोन फॉर साइबर क्राइम. ओके जितने भी एप्स हम लोग यूज करते हैं उनमें सारे में ये चीजें हो सकती है. डेटा लीक हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन हैक की जा सकती है. ओके नाउ which of the following is a remedy to resolve stress? Singing, alcohol consumption, exercise, या both A and C? Correct answer is D option, that is singing, that is any hobby. अब यहाँ पे सिंगिंग की जगह मैंने डांसिंग डाल दिया, सो दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. ओके क्योंकि कोई भी आपकी हॉबी हो वो करना. आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा मेंशन किया है कि टू रिजॉल्व स्ट्रेस व्हाट कैन बी यूज्ड इज, कोई हॉबी हो आपकी तो वो हॉबी के साथ रहना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना. तो इसमें से कुछ भी ऑप्शंस आ सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डज सलाम मुंबई फाउंडेशन डू? empower the children in living in slum area in the field of education, sports, arts and business, for control the tobacco consumption and provide guidance to activists against tobacco, both A and B or none of the above? Okay
तो अगर आपने अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक थोड़ा सा रेफर नहीं किया होगा तो बाय योर कॉमन सेंस वी कैन गो फॉर ऑप्शन सी, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो योर करेक्ट आंसर विल बी ए, empower the children living in slum area in the field of education, sports, arts and business. ओके तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए है इस केस में। जो दूसरी चीज ऑप्शन बी जो मैंने मेंशन किया है ना, तो वो किस चीज के अंडर आता है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। टेक्स्ट बुक में ही है, कौन से पेज पे है वो भी बताती हूँ। यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। ओके इसके अंडर ये आता है कि मूवमेंट इज एक्टिव फॉर कंट्रोलिंग टोबैको कंजम्पशन एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एक्टिविस्ट अगेंस्ट टोबैको। सो ये दोनों चीजें आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 107 पे मेंशन की गई है। दो ऐसी फाउंडेशन या मूवमेंट्स इनके बारे में बोला गया है। सो द फर्स्ट वन इज यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, जिसमें ये टोबैको कंजम्पशन और इसके ऊपर जो पाबंदियां है वो की जाती है। और सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है उसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट? मेडिटेशन, लाफ्टर क्लब, एक्सरसाइज, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट, वेरी गुड, डी सारे के सारे वेज है। सेकेंड 12th सॉरी, लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी टू ड्राइव अवे stress, anxiety, happiness, both A and B. Correct, both A and B. Laughter club will not be something to drive away your happiness. It creates happiness. So इसलिए stress and anxiety are correct answers. So both A and B. Option D is correct in this case. Very good. Now next, alcohol consumption mainly affects dash system. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि अल्कोहल कंजम्पशन अफेक्ट्स डैश सिस्टम, मेनली अफेक्ट, सो दैट मेनली इज इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। वेरी गुड, नर्वस सिस्टम। अभी देखने जाए तो सारी सिस्टम्स पे अल्कोहल कंजम्पशन का इफेक्ट होता ही है, भले ही वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी हो या मस्क्यूलर हो। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करते वक्त सिर्फ नर्वस करना है, क्योंकि मेनली इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे होता है। पहले स्टार्ट हमारी नर्वस सिस्टम से होती है। ओके अब इस क्वेश्चन में तो कुछ कंफ्यूजिंग था नहीं, नर्वस एक ही ऑप्शन है। अगर ऐसा होता कि नर्वस और डाइजेस्टिव ये दो ऑप्शंस है और सी जो ऑप्शन होगा उसमें बोथ ए एंड बी लिखा है, तो उस टाइम पे भी आपको आंसर ए ही मार्क करना है, नर्वस सिस्टम ही मार्क करना है। भले ही अल्कोहल कंजम्पशन अफेक्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, you don't need to mark both A and B. Why? Because in the question they have asked mainly affects. तो मेजर इफेक्ट कौन से सिस्टम पे होता है ये सवाल है, और इसलिए हमेशा आपका आंसर इस केस में नर्वस सिस्टम ही होना चाहिए। अगर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके ऐसा कर दिया कि अल्कोहल कंजम्पशन अफेक्ट्स डैश सिस्टम, उस टाइम पे आपके बोथ ए एंड बी आएगा। मेनली वर्ड अगर मैंने निकाल दिया तो, अगर मेनली वर्ड वहां पे है तो योर आंसर शुड ऑलवेज बी नर्वस सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, द एक्ट डैश 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 इज टू कर्ब द साइबर क्राइम्स। IT एक्ट 2000, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो इसमें अभी आपके चैप्टर में तो बहुत सारे ऐसे कुछ एक्ट्स वैक्ट्स दिए नहीं है, सो यू हैव नॉट नीड टू वरी फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा एक्ट्स होंगे तो आपको उनके साल और ये चीजें याद रहने की जरूरत पड़ जाती, लेकिन यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। और मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस डाले हैं जिसमें 200 ये तीनों डिजिट्स बहुत बार यूज किए गए हैं, तो हम या तो जल्दबाजी में होते हैं, एग्जाम में टेंशन में होते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर अ करेक्ट आंसर। ओके, सो IT एक्ट 2000 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारा जो 9th चैप्टर है वो भी अभी खत्म हो गया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज 10th चैप्टर। हम लोग थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि आपका फिर से 9 बजे लेक्चर है, सो हमें अपना ये लेक्चर 10 मिनट में अगले खत्म करना है। सो आवर टारगेट इज वी आर गोइंग टू फिनिश 15 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स। तो अभी हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं।
क्वेश्चन के बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी होगी वो आप टेक्स्ट बुक में खुद से थोड़ा रेफर कर लीजिए। कोई भी डाउट्स होंगे तो ऑलवेज फील फ्री टू आस्क देम। ओके, नाउ विच टाइप ऑफ डिजास्टर इज टेररिज्म? मैन मेड, इंटरनेशनल, मैन मेड, अननोन, बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल? परफेक्ट, मैन मेड इंटरनेशनल इज करेक्ट आंसर। आपके टेक्स्ट बुक में पहले या दूसरे ही पेज पे डिजास्टर मैनेजमेंट के ये सारे एक चार्ट दिया गया है जिसमें टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स लिखे हुए हैं, मैन मेड या बायोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, जो भी कुछ है वो टेबल अच्छे से पढ़ के जाइए एग्जाम के टाइम पे। सिर्फ मैन मेड विल नॉट बी हेल्पफुल हियर, मैन मेड इंटरनेशनल इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। सेकेंड, विच टाइप ऑफ डिजास्टर इज हेपेटाइटिस? Biological. Hepatitis is virus, so it will come under biological disaster. Very good, correct. Next, which of the following are objectives of mock drill? Evaluating the response to disaster, improving the coordination between various departments, identification of own abilities, or all of the above? Yes, very good, करेक्ट। ये सारे जो है वो मॉक ड्रिल के ऑब्जेक्टिव्स है। अभी टेक्स्ट बुक में आप जब रेफर करने जाओगे तो ये मैंने 3 दिए हैं, टेक्स्ट बुक में 5 मॉक ड्रिल के ऑब्जेक्टिव्स है। सो प्लीज गो फ्रॉम ऑल ऑफ देम, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 4 ऑब्जेक्टिव्स कुछ अलग ही दे दिए हो और एक ही सही ऑप्शन हो जो मॉक ड्रिल का ऑब्जेक्टिव हो, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको आंसर करते वक्त। What are the effects of forest fire? Destruction of wildlife habitat, air pollution, both A and B, none of the above? हम लोग लॉजिकली भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर फॉरेस्ट फायर है तो एयर पोल्यूशन तो होगा ही, और वाइल्ड लाइफ जो वहां पे रह रहे हैं उनकी हैबिटेट भी डिस्ट्रक्ट होगी। सो वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूड टेररिज्म, वॉर, गैस लीक और वोल्केनो। सो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए इन चारों में से कौन सा नेचुरल डिजास्टर है? Volcano, correct. Terrorism is man-made international, war is man-made international, gas leak is man-made unknown. Okay. Next, which of the following are effects of flood, waterborne diseases, habitat loss, both A and B, or none of the above? Correct. Habitat loss, जो रहने की जगह है वो चली जाती है, और waterborne diseases का प्रमाण बढ़ता है। Very good, correct. Next, which of the following are included in the first aid kit? फर्स्ट एड किट में इनमें से कौन सी चीजें इंक्लूडेड है? सारी चीजें, ब्लेड, नीडल, सोप। तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के छोड़ मत दीजिए, टेक्स्ट बुक में जाके रेफर कीजिए कि फर्स्ट एड किट में और कौन सी चीजें होती है, क्योंकि अभी तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल ऑफ द अबव था। एग्जामिनर ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ चीजें उल्टी पुल्टी करके दे दे और सिर्फ एक ही चीज ऐसी रखे जो फर्स्ट एड किट में एक्चुअली यूज की जाती हो। What is included in the transitional phase of disaster management? Clearing of debris, restoring water supply, both A and B, or search and rescue operation? Very good. Clearing of debris and restoring water supply. तो अब ये आंसर देने के लिए आपको क्या नॉलेज होना जरूरी है? तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट की 3 फेजेस दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, वो थोड़ी अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, सो हर एक फेज में क्या क्या चीजें आती है वो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द फेज ऑफ इमरजेंसी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? क्लियरिंग ऑफ डेब्रिज, सेम ऑप्शंस मैंने सेम रखे हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सो दैट इज इंक्लूडेड अंडर फेज ऑफ इमरजेंसी। तो जो तीनों फेजेस है, जो फेज ऑफ इमरजेंसी पहली होती है, उसके बाद ट्रांजिशनल फेज और उसके बाद एक थर्ड फेज। ओके, तो हर फेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, बट यू कैन डू सिंपली इज मेक अ चार्ट। कुछ ऐसे आप खुद से ही कुछ शॉर्टकट्स डिजाइन करके रखो जो क्विक रिमाइंडर्स होंगे आपके लिए। तो यू कैन यूज दोस रिमाइंडर्स ड्यूरिंग योर एग्जाम कि फेज ऑफ इमरजेंसी में क्या क्या आता है, ट्रांजिशनल फेज में क्या आता है और एंड फेज में क्या आता है।
Getting special training for disaster management is included under, correct, pre-disaster. पोस्ट डिजास्टर में तो कुछ इस चीज का फायदा ही नहीं है, राइट? डिजास्टर हो जाने के बाद कोई ट्रेनिंग ले रहा है तो कोई यूज नहीं होगा, तो प्री डिजास्टर। तो कॉमन सेंस से भी हम लोग इस चीज का आंसर दे सकते हैं इमीडिएटली। ओके, नाउ नेक्स्ट, categorization of the help material received from control center, delivering the material to victims and continuous review of the help is included under pre post phase of emergency or transitional phase? करेक्ट, जो मटेरियल कुछ रिसीव हुआ है उसको लेना, उसको अच्छे से पैक करके देना, और जो कुछ भी मिल रहा है क्या बाकी लोगों को, ये सब चीजें कब करनी पड़ेगी? जब डिजास्टर कोई होगा तब। प्री डिजास्टर ये सारी चीजों का कोई यूज ही नहीं है। सो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ये सारी चीजें आएगी, फेज ऑफ इमरजेंसी में ये नहीं आएगा। दिस विल बी इंक्लूडेड आइदर इन द नेक्स्ट एंड फेज, जो एंड में होगा, ट्रांजिशनल में भी नहीं। ट्रांजिशनल में पहले पूरा साफ सुफ कर लो, उसके बाद लोगों को हेल्प देना स्टार्ट होगा। For elaboration, what you can do is, I'll tell you page number from your textbook. Just go through it, read it. और अगर आपको उसमें से भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे पेज नंबर 112 पे आप देख सकते हो, उनमें तीनों चीजें बताई गई है, फेज ऑफ इमरजेंसी, ट्रांजिशनल फेज और रिकंस्ट्रक्शन फेज। ओके, now next, disasters affect economy of the nation, true or false? True, disasters की वजह से पूरे नेशन की इकोनॉमी डिस्टर्ब होती ही है। which type of disaster is drought, atmospheric, man-made, biological, none of the above? ड्रॉट किस चीज के अंडर आता है? करेक्ट, एटमॉस्फेरिक। which type of disaster is weed? करेक्ट, वीड भी प्लांट बेस्ड बायोलॉजिकल है। वेरी गुड। एंड कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज नॉट नेसेसरी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जो भी कुछ करना है वो बाकी सरकार करेगी, या जो सरकारी कर्मचारी है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आएंगे, वही रेस्क्यू करेंगे, लोगों का कुछ लेन देन नहीं है। फॉल्स, राइट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन मैनेजिंग एनी डिजास्टर। लोगों का पार्टिसिपेशन होना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो विक्टिम्स है वो भी, कि वो भी कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करे, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करे, तभी सामने वाला हेल्प लेके आएगा, तो वो हेल्प अच्छे से दे पाएगा। ओके, so this was all about your 10th chapter, that is disaster management. According to me, these last two chapters are comparatively easier. Okay, मैं comparatively बोल रही हूँ, बहुत आसान है, और इसकी वजह से डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमें आ जाएगा, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा मत कीजिए। गो थ्रू देम केयरफुली। उसके बाद इफ यू आर having any fear for science part 2, then start with these two chapters and then move on to next. Okay, 11th answer, I'll again tell you, the 11th answer is post disaster management, option B. Okay, so clear, कोई doubts नहीं है? अथर्व, आपको जो डाउट होंगे, अगर आप वो पढ़ लीजिए पूरा का पूरा, जो तीनों फेजेस है वो, उसके बाद भी अगर डाउट होगा आप, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस कर सकते हैं, जब आपका साइंस 1 का लेक्चर होगा। ओके, ओके, देन नो प्रॉब्लम,
we'll stop our lecture here. Thank you and bye. You have one more lecture at 9 o'clock. जैसे आपको वैशाली मैम ने बताया था लेक्चर के पहले, वैसे इस मीटिंग से लेफ्ट करके उस मीटिंग में या उसी लिंक पे ऐड कर लीजिए खुद को. ओके, थैंक यू एंड बाय.